हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर डिप्लोमेसी को समझा था। उसमें इंडिया की जो एडवांटेजेस हैं उसको देखा था और इंडिया किस तरीके से इस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, सॉफ्ट पावर की पॉलिसी को, डिप्लोमेसी को, वो देखा था। आज हम इसमें देखने वाले हैं एक डिप्लोमेसी का एक न्यू एरिया जो है स्पेस डिप्लोमेसी। स्पेस डिप्लोमेसी यानी कि अंतरिक्ष में जो जिन कंट्रीज को एडवांटेजेस हासिल है वो उसका उपयोग किस तरीके से अपने देश की विदेश नीति को निर्मित करने, उसको लागू करने में प्रयोग में लाती हैं। तो ये है स्पेस डिप्लोमेसी। और आइए देखते हैं स्पेस डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्पेस डिप्लोमेसी। स्पेस डिप्लोमेसी क्या है? The art and practices of using space to conduct foreign affairs and advance national interest in space is space diplomacy. नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है जो अंतरिक्ष में आपका जो आपका रोल है, एडवांटेजेस है, उसका प्रयोग जो है करते हुए अपनी विदेश नीति का संचालन करना, वो स्पेस डिप्लोमेसी कहलाता है। स्पेस हैज emerged a new venue for the global powers to compete and create dominance in the competition and cooperation। जो है एक नया वेन्यू निकला है ग्लोबल पावर्स के लिए, जहाँ पे वो जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और सहयोग में शामिल है। जो स्पेस है, स्पेस यानी कि आपको मालूम है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब आउटर स्पेस तो क्या ही होगा, लेकिन बस जो जहाँ तक जो मानव की गतिविधियाँ हैं उनको बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे। और आउटर स्पेस में भी है, जैसे कि आप मून मिशन देख सकते हो, मार्स मिशन देख सकते हो, दीज ऑल मतलब ओवरऑल ऑल द स्पेस यू कैन से दिस। तो इसको जो है जब डिप्लोमेसी, स्पेस डिप्लोमेसी के रूप में फॉरेन अफेयर्स को ऑपरेट करने के लिए यूज करना ही स्पेस डिप्लोमेसी है। द हाईली कॉम्प्लेक्स स्पेस टेक्नोलॉजी ऑफर्स इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, स्टेटस एंड प्रोजेक्ट्स इट्स सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर के जो सॉफ्ट पावर का जो अनुसरण है उसको करने में जो है स्पेस डिप्लोमेसी का काफ़ी अहम होती जा रही है, खास करके भारत जैसे देश के लिए। जिन भारत ने जो है, जो इसरो ने कमर्शियल जो सेवाएं शुरू करी हैं उससे रिलेटेड जो है, और सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया जो है इसका किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, ये भी हम अभी इसी क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि स्पेस एज टूल फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति के लिए अंतरिक्ष एक उपकरण के रूप में कैसे है। जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसमें स्पेस डिप्लोमेसी का काफ़ी ज़्यादा रोल होने वाला है, क्योंकि जो इंडिया अपने रीजनल जो सार्क कंट्रीज हैं, आपने सुना होगा कि सार्क कंट्रीज में के लिए इंडिया ने पर्टिकुलर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, और उसको जो है साउथ एशियन सैटेलाइट भी कहा जा रहा है 2015 में, जिसको इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसके बारे में हम इसमें अभी विधिवत जानकारी देंगे आपको। और जो है जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पे, वहाँ पे इंडिया जो है अपने ग्राउंड सेंटर्स जो इस्टेब्लिश कर रहा है, उसके भी काफ़ी रोल है जो इंडिया और जो पड़ोसी देश है उनके साथ। और आईआरएस के भी जो फायदे हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो भी पड़ोसी देशों के साथ इंडिया शेयर कर रहा है। तो ये एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई है तब से जो है ये स्पेस डिप्लोमेसी पर का खासा ध्यान दिया जा रहा है और उसको बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो दिस इज़ वेरी गुड। एनहेंसिंग इंडिया सॉफ्ट पावर, जो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर, मृद शक्ति वाली छवि है, उसको इन्हेंस करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए जो है इंडिया अपना जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में स्पेस डिप्लोमेसी को यूज़ कर रहा है, और चाइना को काउंटर करने के लिए तरह तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं भारत के द्वारा, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। एंड ये न्यू एरिया ऑफ कोऑपरेशन जो ये स्पेस है, वो एक नया एरिया बन गया है सहयोग के लिए। स्पेस बेसिकली जो है, आप जो हमारा जो सैटेलाइट
लॉन्च किया जाता है इंडिया के द्वारा, दिस इज आवर अर्थ। और जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वो जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, वो ऑर्बिट्स तो आपको मालूम होगा कि एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जैसे जो इक्वेटर के पैरेलल में होता है और धरती पृथ्वी के जो है समान ही ये भी जो सैटेलाइट इसको स्थापित किया गया है, अराउंड 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये होता है। इसको जियो सिंक्रोनस या भू स्थैतिक कक्षा भी बोलते हैं, जहाँ पे जो सैटेलाइट होते हैं वे पृथ्वी की गति के समान ही गति करते हैं, और पृथ्वी का जो एक चक्कर पूरा करती है अपनी दूरी पे, उतनी दूरी में ही ये भी पूरा करते हैं। उसके साथ ही एक होता है पोलर, जो पोल्स के चारों ओर जो चलाए जाते हैं, और जो हमारा इनसेट होता है, इनसेट जो हमारा इनसेट है प्रोग्राम, वो इंडियन जो सैटेलाइट होती है वो यहाँ पे जियो सिंक्रोनस या जो उसमें ही स्थापित की जाती है। और जो हमारा इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वो पोलर ऑर्बिट में स्टेब्लिश की जाती है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है कम ऊंचाई पे होते हैं, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का मतलब होता है दूर से सेंस करना। जैसा कि आपने सुना होगा कि कार्टोसैट और इसी तरीके के जो है और भी कई सारी सैटेलाइट्स जो है भारत ने मतलब छोड़ में स्पेस में इस्टेब्लिश किया है। उनका उद्देश्य क्या होता है? एक तो सीमा की निगरानी करना, सर्वे जो संसाधनों खनिजों का पता लगाना, दिस काइंड ऑफ। तो ये जो IRS की जो टेक्नोलॉजी है और मौसम से जुड़ा हुआ है, और जो मौसम की भविष्यवाणी करना, इन सब चीज़ों से IRS जुड़ा हुआ है। IRS की जो सर्विसेज हैं वो भारत जो है कई अपने पड़ोसी देशों के साथ भी शेयर करता है। और इनसेट जो है, इनसेट का प्रयोग जो है टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन और DTH और ऐसी सेवाओं के लिए किया जाता है। और इनको जो छोड़ने का कार्यक्रम है वो एक वैसी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको स्पेस डिप्लोमेसी अच्छे से समझ में आ सके। इनको जो छोड़ने का कार्यक्रम है, एक तो होता है हमारे पास जो है GSLV। GSLV जो है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और एक है PSLV। बेसिकली जो PSLV है ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV। हालांकि भारत के इसरो ने जो है कई सारे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को PSLV से ही जोड़ा है, और जो इसका रीजन यही है कि हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन का जो हमारा काम चल रहा था वो अभी मतलब प्रोग्रेस पे था, और इंडिया जो है डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था अदर कंट्रीज पे। क्योंकि रसिया ने हमको क्रायोजेनिक इंजन दिया था 5, तो उनका यूज़ हमने कर लिया था। तो हम अपना क्रायोजेनिक इंजन तभी से शुरू कर दिया था जब हमको रसिया ने टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था, MTCR जो रेजीन का हवाला दे करके, जिसमें अमेरिका ने इंटरफेयर कर दिया था। जो रसिया टेक्नोलॉजी देना चाहता था लेकिन अमेरिका ने उसको रोक दिया था। तो ये PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए, मतलब पोल पे जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं IRS, उनके लिए किया जाता था। और GSLV जो है जियो सिंक्रोनस के लिए किया गया था। GSLV लंबी दूरी के सैटेलाइट्स और अधिक पेलोड्स वाले सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए है। और PSLV ने हमारे जो है काफ़ी मतलब इसरो का काफ़ी जो है हेल्प PSLV से हुआ है। इस पे हैवी पेलोड्स, इवन हमने मून मिशन तक कर दिया इसके माध्यम से। तो ये है इंडिया का जो है एक तरीके से हमारा सैटेलाइट का जो स्पेस का जो रोल है इंडिया का स्पेस में, और ये हमारी जो स्पेस की इम्पोर्टेंस है डिप्लोमेसी के लिए, उसको हमने यहाँ पे देखा। और अब आइए हम देखते हैं इंडियन इनिशिएटिव्स इन स्पेस डिप्लोमेसी। स्पेस डिप्लोमेसी में भारत की पहल। तो जैसा कि अभी हमने शुरू में बात किया था कि इंडिया जो है नेवल फर्स्ट पॉलिसी के लिए, सॉफ्ट पावर के लिए ये स्पेस को एक एज ए
टूल यूज कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इंडिया हैज आल्सो ऑथराइज्ड सार्क नेशंस टू यूज नाविक। नाविक आप सभी को मालूम होगा, रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है। रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है जिससे जो है जो जीपीएस का काम है, जो जीपीएस का काम होता है ना, जीपीएस आपने सुना होगा, जो लोकेशन को हम ढूंढते हैं जिससे, तो वो रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है, एक तरीके से आरपीएस आप इसको कह सकते हैं। नाविक जो इंडिया ने अपने यूज के लिए बनाया है, वो सार्क कंट्रीज को इंडिया ने ऑफर किया है कि आप इसको यूज कर सकते हैं। इंडिया के पहले जो है पहले पास नहीं था, तो अमेरिका का जीपीएस यूज करता था और चाइना का ग्लासनोस भी यूज करता था वो। तो ग्लासनोस जो सॉरी रसिया का जो ग्लासनोस जो जीपीएस सिस्टम है, उस नेविगेशन सिस्टम है, उसको यूज करता था। चाइना का अपना एक नेविगेशन सिस्टम है। अब इंडिया के पास भी जो है एक नेविगेशन सिस्टम है और जो रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है, तो उसका यूज सार्क के लिए भी उसने ऑफर किया है, इंडिया ने उसको भी ऑथराइज कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा जो है इनिशिएटिव है। आप इसको अपने जो पहले की जो हमने पॉलिसीज़ पढ़ी हैं, जैसे गुजराल डॉक्ट्रिन और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इन सब पॉलिसीज़ में आप जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप इन सबको एज ए एग्जाम्पल दे सकते हो। और इंडिया हैज़ आल्सो पार्टनर विद द नेशन इंक्लूडिंग नेशंस इंक्लूडिंग निसार। जो यूएस के साथ निसार पे जो काम चल रहा है, इंडिया का मून मिशन है, तो इस पे जो है इंडिया नासा के साथ काम कर रहा है। तो ये काफ़ी जो है बड़ी अचीवमेंट है हमारी स्पेस डिप्लोमेसी के लिए। ड्यूरिंग चंद्रयान मिशन इंडिया पार्टनर्स विद द नासा। नासा के साथ इंडिया ने सहयोग किया था चंद्रयान मिशन के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि चंद्रयान के साथ जो है नासा का भी एक छोटा सा प्रोब गया हुआ था वहाँ पे, जो हमने इसरो ने उसको लॉन्च किया था वहाँ पे। Indian satellite data is widely exchanged with the friendly countries of the astronomical research that promotes goodwill and improve। जो हमारा जो डेटा हम जो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, जो प्रोब सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट्स जो है कई तरीके की होती हैं। एक होती है प्रोब सैटेलाइट। प्रोब सैटेलाइट का मतलब कोई किसी चीज़ का खोजबीन करने जा रहा है, और यही सैटेलाइट्स जो होती हैं अगर मानव को ले जाती हैं तो स्पेस क्राफ्ट बन जाती है। तो प्रोब सैटेलाइट्स जो होती हैं ये वहाँ पे जा करके जो है खोजबीन करती हैं। जैसे कि चंद्रमा पर जो क्या है कि चंद्रमा पर पानी की खोज, मंगल पर पानी की खोज, चंद्रमा पर जो है मूल्यवान धातुओं की खोज करने के लिए, और चंद्रमा पर जो है जीवन की संभावना भी ऐसे देखी जाती है, वाटर की भी खोज की जाती है। तो ये सब की प्रोब सैटेलाइट्स करते हैं कुछ जो है, और कुछ स्पेस क्राफ्ट होते हैं। तो इंडियन जो सैटेलाइट से जो डेटा मिलता है उसको इंडिया जो है रिसर्च पर्पजेस के लिए जो है, और गुडविल गेस्टर्स के लिए, और अपने संबंधों को सुधार करने के लिए दुनिया के अन्य जो देश हैं, फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके साथ शेयर करता है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है स्पेस डिप्लोमेसी में इंडिया के दृष्टिकोण से। आप यहाँ पे इसरो की जो है कुछ उपलब्धियां हम देखते हैं जो स्पेस डिप्लोमेसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही हैं। इसरोज PSLV, ये काफ़ी रिसेंटली अभी इसरो PSLV-C, जैसा कि हम PSLV की बात कर रहे थे, PSLV-C 45 लिफ्ट्स ऑफ विद द एमीसैट 28 फॉरेन सैटेलाइट। 28 जो है PSLV-C 45 जो हमारा मिशन था, लॉन्च व्हीकल है, उस वो एमीसैट्स के साथ जो है 28 फॉरेन कंट्रीज के सैटेलाइट्स को भी लेके गया था। PSLV-C 45 प्लेस्ड DRDO's इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। ये एमीसैट जो है हमारा है इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है, और इसके साथ जो है जो श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, इसके साथ 28 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए हैं। स्पेन का एक है, उसमें लिथुआनिया के 2 हैं, स्विट्जरलैंड के 1 हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स के 24 हैं। सोचो आप, यूनाइटेड स्टेट्स के 24 सैटेलाइट्स हैं उसमें। और ये जो छोटे छोटे देश हैं जिनका अपना स्पेस जो है अभी मिशन स्पेस प्रोग्राम्स डेवलप नहीं है, तो उनका तो जाहिर है बनता है,
लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट्स का 24 सैटेलाइट्स जो है इंडिया की इम्पोर्टेंस को जो है दर्शाता है स्पेस में, क्योंकि इंडिया की जो इसरो की जो कास्ट है ना वो काफ़ी कम पड़ती है, लोअर कॉस्ट पे वो सैटेलाइट्स भेज देता है। तो एमीसैट इज बेस्ड ऑन द इसरोज इंडियन मिनी सैटेलाइट 2 IMS-2 bus platform, and it is intended for the electromagnetic spectrum measurement, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मेजरमेंट के लिए जो है ये है। इसरो इन द फास्ट लैंड, अभी हम देखते हैं कि इसरो जो है कितना तेजी से जो है आगे बढ़ा है। 1963 में फर्स्ट इंडियन रॉकेट स्पेस जो है इंकोस्पार्क के नाम से इसरो का गठन किया गया था, इसको बाद में इसरो नाम दिया गया था। 1975 में फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था जो आप जानते हैं आर्यभट्ट के नाम से। और 2009 में अनमैन्ड मिशन टू द मून के लिए अनमैन्ड मिशन लॉन्च कर दिया गया था। जितनी तेजी से इंडिया का स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ा है उतनी तेजी से दुनिया में किसी भी देश का नहीं बढ़ा है। इवन अमेरिका का भी इतनी तेजी से ये प्रोग्राम आगे नहीं, इतना तेजी से इतने आगे नहीं पहुंचा है। 2014 में जो हमारा माइलस्टोन था, 2014 में जो राष्ट्रीय गौरव के क्षण थे वो था मार्स मिशन। तो आप सोच सकते हो कि इसरो ने इस कितना तेजी से जो है ग्रोथ किया है। इसरो जो है 100% सक्सेस है इसका फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का। फॉरेन सैटेलाइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का 100% का सक्सेस रेट है और कॉस्ट 60% लोअर देन द फॉरेन स्पेस एजेंसी। जो विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनसे 60% लोअर है। एंड लॉन्च्ड 57 सैटेलाइट्स फ्रॉम द 20 कंट्रीज सिंस मे, ये 2016 का डेटा है। तो उसमें जो है अभी 57 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था 20 कंट्रीज का 2019 से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी और सॉफ्ट पावर पॉलिसी का आप देख रहे हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिगेस्ट सिंगल लॉन्च्ड बाय इंडिया, 20 सैटेलाइट्स लॉन्च ऑन द सिंगल रॉकेट। अभी यहाँ पे आपने देखा वो चेंज हो चुका है डेटा, तो हम इसको नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो इंडिया के और भी इनिशिएटिव्स हैं। 3 इंटरनेशनल स्टेशंस इन ब्रुनेई, Indonesia and Mauritius are served by the ISRO Telemetry Monitoring and Command Network। ISRO Telemetry and Monitoring Command Network के द्वारा जो है 3 इंटरनेशनल स्टेशन जो है इन कंट्रीज में आप देख रहे हो, जो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में आ जाएंगे, ये वहाँ पे ये सर्व किए गए। इंडियन म्यांमार फ्रेंडशिप सेंटर फॉर द रिमोट सेंसिंग ऑल्सो फाउंडेड इन 2001 भाई इसरो की तरह इंडिया म्यांमार के साथ जो है रिमोट सेंसिंग इंडिया म्यांमार फ्रेंडशिप सेंटर खोला गया है। साउथ एशिया सैटेलाइट, जिसको हम GSAT-9 के नाम से भी जानते हैं, GSAT का मतलब है ग्लोबल जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट 9, इज ए जियो स्टेशनरी, जैसे हम जियो स्टेशनरी के बारे में बात कर चुके हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इसरो टू प्रोवाइड वेरियस साउथ एशियन कंट्रीज एंड कम्युनिकेशन एप्लीकेशंस। जो साउथ एशिया के बहुत सारे देश हैं उनके साथ कम्युनिकेशन एप्लीकेशन जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। और भी जो अदर एप्लीकेशंस है लाइक टेलीमेडिसिन, दूरस्थ चिकित्सा, इमरजेंसी मैनेजमेंट, आपातकाल प्रबंधन, ई गवर्नेंस एंड फाइनेंस। इन सेक्टर्स में भी जो है उस GSAT का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे आप देखिए GSAT को जो है मोदी गवर्नमेंट ने जो है मोदी जी ने कहा है कि लेट्स पुट इंडिया इन द ऑर्बिट। तो ये एक काफ़ी मतलब महत्वाकांक्षी स्टेटमेंट है और आप इसको अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है के स्पोक्स पर्सन गोपाल भागले का स्टेटमेंट है। नेबरहुड फर्स्ट इज नाउ बीइंग एक्सटेंडेड बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फेयर। आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। इसको स्ट्रेटोस्फेरिक डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। तो आप ये सब टर्म्स का यूज भी कर सकते हो। तो इंडियाज गिफ्ट टू साउथ एशियन कंट्रीज, जो हमारा GSAT-9 है, GSAT-9 वो इंडिया का गिफ्ट है हमारे साउथ एशियन कंट्रीज को, हमारे पड़ोसियों को। और ये टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। और इसका जो लाइफ है वो 12 ईयर्स का है।
12 कू बैंड्स ट्रांसपोंडर्स लगे हुए हैं। ट्रांसपोंडर्स का मतलब आप समझते हो, एंड दैट हेल्प्स इन द कम्युनिकेशंस। ट्रांसपोंडर्स का मतलब होता है कि जो वहाँ से डेटा को ट्रांसफर करते हैं, और कू बैंड का मतलब इसलिए है, कू बैंड के जो ट्रांसपोंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सिग्नल्स हैं उनको वो वहाँ से रिलीज करते हैं, और ये इंडिया अर्थ पे जो रिसीविंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ट्रांसमिशन लगे होते हैं वो उसको रिसीव करके उनकी सेवाएं लेते हैं। तो ये एक तरीके से 12 सालों के लिए भारत ने उनको जो है डेडिकेट किया है, और काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इंडिया की डिप्लोमेसी में, स्पेस डिप्लोमेसी में। अब ये देखिए आप यहाँ पे GSAT-9 के बारे में कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं। GSAT-9 के बारे में पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी यूपीएससी में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो साउथ एशिया सैटेलाइट GSAT के नाम से जाना जाता है, शॉर्ट सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, जियो स्टेशनरी है, कम्युनिकेशन और मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, इंडियन स्पेस सेंटर के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, और साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन के रीजन में ये दिया गया है, गिफ्ट किया गया है। और ये सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था, ये प्रीलिम्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन आई डोंट थिंक ये अभी पूछा जाएगा, लेकिन आप स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। कई सारे स्टेटमेंट्स जो देते हैं उसमें एक स्टेटमेंट बन के आ सकता है। ड्यूरिंग द 18th सार्क समिट इन नेपाल 2014 में लॉन्च तो यहाँ पे किया गया था, लेकिन 2014 में जो है, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ फैक्ट्स मिस कर दिए हैं। 2014 में घोषणा की गई थी इसकी, इस समिट में, और लॉन्च किया गया था 5 मई 2017 को। पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने हमको ऑफर किया था कि हम भी अपना हेल्प कर देंगे, आपको टेक्निकल और मॉनेटरी सपोर्ट करेंगे इसमें, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था। इंडिया ने क्यों मना किया था, क्योंकि भाई ये तो गिफ्ट है, हम तुम्हारी हेल्प क्यों ले, इसमें हम गिफ्ट दे रहे हैं, तो गिफ्ट किसी से हेल्प लेकर के थोड़े किया जाता है, दिया जाता है। तो ये इंडिया का बैकग्राउंड सही था। मल्टी नेशनल कोलैबोरेशन से क्या होगा, कई देश इसको अगर मिलकर करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए भी इंडिया ने मना कर दिया था। और इंडिया के मना करने के बाद पाकिस्तान ने जो है इस सेटेलाइट्स की सेवाएं लेना मना बंद कर दिया, और उसने कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी दिखाए कि हमारी सिक्योरिटी को भी खतरा है। इस सेटेलाइट्स को अफगानिस्तान ने भी शुरू में डिनाइल मोड में था, लेकिन बाद में वो उसका हो गया। बाकी देशों ने, स्पेशली श्रीलंका और बांग्लादेश ने इसको काफ़ी प्रेस किया और उसको यूज़ करने के लिए अपना जो है कमिटमेंट भी दिखाया, और थैंक्स कहा इंडिया को। स्पेस डिप्लोमेसी में जो अभी हमने चाइना का देखा था कंसर्न, उस पर हम यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि 5 लार्ज ग्राउंड स्टेशन जिसकी बात हमने शुरू में की थी, हमारे जो 5 देश हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका में बनाए जा रहे हैं, टू बी इक्विप्ड विद द 7.5 मीटर एंटीनाज। ग्राउंड स्टेशंस बनाए जाएंगे जहां से जो है हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। ऐसा इंडिया का स्टेप जो है चाइना को काउंटर करने के लिए भी काम आएगा। क्यों आएगा, चाइना जो है तिब्बत में सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर बना रहा है, और इतना बदमाश है चाइना कि जो ये ट्रैकिंग सेंटर है ये न सिर्फ इंडिया की सैटेलाइट को ट्रैक करेगा, बल्कि इंडिया की सैटेलाइट को ब्लाइंड भी कर सकता है, यानी कि मिसगाइड भी कर सकता है। चाइना तिब्बत में ये सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर बना रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये इंडिया का एक अच्छा स्टेप लिया गया है स्पेस डिप्लोमेसी के तहत। 500 VSAT जो है टर्मिनल्स, 100 each in the 5 countries. Bhutan will get 35 ROTS in the addition. 5 से 6 करोड़ कॉस्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के जो कास्ट है 5 से 6 करोड़ होंगे, और एन एस्टिमेटेड 5 करोड़ फॉर ईच कंट्री। और ये देखो, मालदीव टू गेट 1 डिजास्टर मैनेजमेंट अलर्ट सिस्टम। मालदीव को जो है एक डिजास्टर मैनेजमेंट अलर्ट सिस्टम भी दिया जाएगा इन 102 ऑफ द 200 आइसलैंड। 200 आइसलैंड में से 100 में दिया जाएगा। इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप्स टेकन बाई इंडिया। और ये देखिए आप 2021 की पहली जो इंडिया की
इसरो की जो मिशन था वो था क्या, अमेजोनिया। जो अमेजोनिया सैटेलाइट इंडिया ने इसरो ने लॉन्च किया था वो ब्राज़ील का। 19 सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग ब्राज़ील्स अर्थ observation satellite Amazonia were carried by the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-51. Satellites were from US, 13 satellites were from US, 5 satellites including the Satish Dhawan satellites from the Chennai-based Space Kids India were built by students. 78th mission from Sriharikota. This is also a very good fact. And ISRO has till date launched 342 सैटेलाइट अभी तक इसरो ने फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है। अभी देखो हम 2016 में क्या डेटा बता रहे थे आपको, और ये रिसेंट का डेटा है। इसको आप जो है आप यूज़ करो अपने जो भी आंसर्स लिखने हैं, तो उसमें इसको डेटा को यूज़ करो। 342 फॉरेन सैटेलाइट्स और 34 कंट्रीज़ के। अमेजोनिया 1 विद द मिशन लाइफ ऑफ 4 ईयर्स, 4 सालों की लाइफ है इसकी। विल मॉनिटर डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजन रीजन। अमेजन रीजन को में जो डिफॉरेस्टेशन है उसको मॉनिटर किया जाएगा। द SDSat has an engraving of the Prime Minister Narendra Modi on the top panel to show solidarity with the gratitude for the atmosphere, Atmanirbhar initiative and space privatization. आपको मालूम है कि जो अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट जो है अमेजन फॉरेस्ट ब्राजील में तो है, लेकिन उसको ग्लोबल कॉमन्स बोला जाता है। ग्लोबल कॉमन्स बोला जाता है। ग्लोबल कॉमन्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट का जो अगर डिफॉरेस्टेशन होता है और वो ख़त्म हो जाता है ना, तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ेगा। उसके जो उसका अमेजन फॉरेस्ट का जो इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का, वो पूरी दुनिया पे पड़ेगा और पूरी दुनिया की जो क्लाइमेट है उस पे पड़ेगा। इसीलिए इसको जो है ग्लोबल कॉमन्स बोले जाते हैं। ऐसे ही और भी ग्लोबल कॉमन्स जो है आप देख सकते हो। ये अंटार्कटिका की जो अंटार्कटिका है वो भी ग्लोबल कॉमन्स में आता है। आप इसको नेट पे सर्च करके देखना ग्लोबल कॉमन्स, और ये इसको जरूर जानना कि ताकि जो है आप इसको अच्छे से अपने आंसर्स पे यूज कर सकते। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब जो भी क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू है उसमें सिर्फ आपको आंसर लिखने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे तो भी उसके तहत भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है ग्लोबल कंसर्न्स हैं उनको सोचो। एज ए इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसको सोचें, हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करें ताकि हम जो है क्लाइमेट चेंज को रोकने में अपना योगदान दे सकें। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की क्लास ग्लोबल डिप्लोमेसी? आपको जरूर इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा, और अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी डेवलपमेंट्स होते हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे हम अगली क्लास जो हमारी होगी वो होगी मिडिल पावर कोलिजन्स पे हमारी क्लास होने वाली है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है आज के वर्तमान वैश्विक परिवेश में। तो इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम सुधार कर सकें। और आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल और ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और इन सभी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि उनका भी इससे हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक के लिए ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।